नमस्कार, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय सिवान में हिंदी की सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय वर्ष स्नातक के चतुर्थ पत्र जो है उसकी एक कहानी पर चर्चा करेंगे। वापसी, उषा प्रियमवंदा की कहानी वापसी। इससे पहले हम थोड़ा जान लें कि चौथे पत्र में हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको 2 उपन्यास पढ़ने हैं, कर्मभूमि प्रेमचंद का और मानस का हंस अमृतलाल नागर। 2 नाटक पढ़ने हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य प्रसाद का और दूसरा लहरों के राजहंस मोहन राकेश। इसके अतिरिक्त आपको 6 कहानियाँ पढ़नी हैं, निबंध भी पढ़ने हैं। आज हम चर्चा करेंगे उषा प्रेमवंदा की कहानी वापसी। कहानी पर जाने से पहले हम थोड़ा सा लेखिका के बारे में जान लें। उषा प्रियमवंदा जी हिंदी की जानी मानी लेखिका हैं। इनका जन्म 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में हुआ। उसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई और आगे फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। ये प्राध्यापिका रहीं दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। इसके पश्चात इनको स्कॉलरशिप मिली और अमेरिका गई आगे की पढ़ाई के लिए और वहाँ पर भी इन्होंने पोस्ट डॉक्टरल किया। इसके बाद सहायक प्रोफेसर के रूप में रही विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसन में। कभी भी आप कोई कहानी या कोई उपन्यास, कोई भी रचना पढ़ें तो लेखक लेखिका के बारे में सामान्य जानकारी आपको अवश्य रहनी चाहिए। ठीक है, अब इनकी कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। इनके उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, 55 खंबे लाल दीवारें। इस उपन्यास पर 55 खंबे लाल दीवारें, इस पर एक टीवी सीरियल भी बना है जो दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ करता था। अंतर्वशी, भैया कबीरा उदास, ये उनके और उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, संपूर्ण कहानियों में इनकी सारी कहानियाँ संकलित हैं और मेरी प्रिय कहानियाँ। हमारे पाठ्यक्रम में उषा प्रेमवंदा की जो कहानी है वापसी, ये 1960 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, अगस्त 1960 में। लेखिका के बारे में थोड़ा बहुत परिचय हो गया। अब हम कहानी के कथानक पर आते हैं। वापसी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वापसी का मतलब क्या होता है? कहीं से वापस आना। तो इसमें जो कहानी में गजाधर बाबू हैं जो कि रेलवे में कर्मचारी हैं और कैसे वो अपने अच्छे जीवन के सपने देखते देखते पूरा अपना जो भी नौकरी का समय था वो पूरा बिता देते हैं। 35 वर्ष तक वो नौकरी करते हैं और उसके पश्चात वो अपने परिवार में आते हैं कि अब हम बाल बच्चों के साथ, पत्नी, बेटे, बहू, नाती पोते सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे, अच्छा से जीवन बिताएंगे, हंसी खुशी मस्ती करेंगे बच्चों के साथ। लेकिन जब वो वापस घर में आते हैं तो उनको वैसा माहौल नहीं मिलता है। यहाँ सारी परिस्थितियाँ बदल चुकी होती हैं। तो इसी पर ये कहानी है वापसी। फिर वो वापस अपने उसी जीवन में चले जाते हैं जहाँ वो रेलवे में नौकरी करते थे। वहाँ उनके जो कुछ परिचित थे, रामजी मिल के मिल में काम करने वाले लोग, उनके पास वो चले जाते हैं और वहाँ पर वो कुछ काम शुरू करते हैं दोबारा। कैसे ये परिस्थितियाँ बदलती हैं, ये कहानी की एक एक घटना से, कहानी के दृश्यों से हमको पता चलता है। कहीं भी लेखिका ने ये नहीं लिखा है कि गजाधर बाबू का स्थान घर में नहीं रहा या गजाधर बाबू का आदर नहीं कर रहे हैं बच्चे, कहीं ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप कहानी पढ़ेंगे, दृश्य एक एक आपके सामने लगेगा, आंखों के सामने गुजर रहा है, वैसे हम समझ पाएंगे कि हाँ, कैसे उनकी स्थिति जो है, इसमें एक जैसे एक सजी हुई बैठक में एक अलग से चारपाई उनके लिए डाल दी गई थी, वैसे ही उस सजे हुए परिवार में उनकी स्थिति हो गई थी। गजाधर बाबू जब वहाँ से आते हैं, जो छोटा रेलवे में नौकरी करते थे, छोटा रानीपुर स्टेशन पर उनकी बहाली थी
और उनका परिवार शहर में रहता था। शहर में उन्होंने मकान बनवा लिया था, 2 बच्चों की शादी कर दी थी, बड़ी लड़की कांता है और अमर बेटा, और 2 छोटे जो थे नरेंद्र और बसंती वो कुंवारे थे, वो कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो सांसारिक दुनिया के हिसाब से इनका जीवन सफल कहा जा सकता था। बाल बच्चों की शादी कर दी, घर बना लिया, अच्छा सा परिवार एकदम जिसको कहते हैं कि सेटल हो गया है, जो एकदम स्थापित है, उस तरह से उनका परिवार था। जब ये शुरू में इनकी नौकरी लगी थी तो कुछ दिनों परिवार के साथ रहते थे, तो वहाँ से आते थे, जब छुट्टी होती थी इनकी तो आते थे घर, तो देखते थे इनकी पत्नी दोपहर में भी इतनी कड़ी धूप में भी चूल्हा जला के रखती थी, कोयले का चूल्हा, और फिर गरम गरम रोटियां सेक के देती थी कि नहीं आएंगे तो गरम ही बनाऊंगे। बच्चे भी उनके आसपास चारों तरफ कूदते फांदते आते थे और वो बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताते थे। जब ये इन्होंने निश्चय किया कि शहर में अब बच्चे पढ़ने लग गए, विद्यालय जाने लग गए, तो एक जगह से दूसरी जगह बार बार बदलना विद्यालय अच्छा नहीं लगा उन्हें, तो उन्होंने क्या किया, शहर में मकान बनवाया और वहाँ पर पत्नी और बच्चों को रखा, और खुद जब छुट्टी मिलती थी तब 2-4 दिन के लिए आते थे, फिर अपना चले जाते थे। तो इस दौरान जो ये बीच के जो 30 साल बीते, 30-35 साल बीते, उस दौरान वही दृश्य उनके मस्तिष्क में समाया था कि फिर जब भी मैं यहाँ से सेवानिवृत्त होऊंगा और जाऊंगा परिवार में, तो वही परिवार मुझे मिलेगा। जिस तरह बच्चे मेरे चारों तरफ आ जाते थे, पत्नी खड़ी हो जाती थी एकदम आकर के कि क्या पानी दें, चाय दें, क्या दें, वही माहौल आज भी मुझे अपने परिवार में मिलेगा। लेकिन इतनी लंबी अनुपस्थिति में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके परिवार से उनकी जगह कम होते होते एक तरह से ख़त्म होने की कगार पर आ गई। अब ऐसा जब वो आए तो उनकी पतली सी चारपाई बैठक में डाल दी गई। उनके लिए कोई कमरा नहीं बचा था। एक कमरा उनकी पत्नी का था, बहू बेटों का एक था, एक बेटी का और एक बैठक था। तो पत्नी का कमरा मतलब उनका भी वही कमरा था, लेकिन उसमें इतने सारे सामान भरे थे कि उसमें रहने की भी जगह नहीं थी। उसमें लगता था कि दम फूलता है। एक तरफ अचार के डिब्बे, कनस्तर, घी, तेल, ये सब रजाइयाँ, जितना मतलब एक स्टोर रूम की तरह जिसको हम बोलते हैं, जितना भी फालतू घर का सामान था उसी कमरे में भरा हुआ था। तो गजाधर बाबू को बैठक में चारपाई मिली। इसके पश्चात जो घर के कामों में वो जो उनको दिखता था कि नहीं ये गलत हो रहा है, जैसे कि लड़की भी सयानी है, बहू भी है, लेकिन उनकी पत्नी सुबह सुबह उठ के स्नान करके पूजा करके फिर वो चौके में जाती थी तो जूठे बर्तनों को मांजती थी, खाना भी वही बनाती थी, सारा कुछ जिम्मेदारी घर की वही निभाती थी। तो गजाधर बाबू को इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा कि इतने सारे सदस्य हैं, सबका काम है, मिलजुल कर सारा काम करना चाहिए। लेकिन जब भी वो टोकते थे तो अन्य बाकी सदस्यों को अच्छा नहीं लगता था, चाहे वो उनकी बेटी हो, चाहे उनका बेटा हो, चाहे उनकी पत्नी ही क्यों ना हो। जबकि पत्नी को उनका साथ देना चाहिए था कि हाँ ठीक कह रहे हैं, लेकिन पत्नी भी यही उनको बोलती है कि आप क्यों बीच में पड़ते हैं, बच्चे हैं, अब बड़े हो गए हैं, आप मत टोकिए। गजाधर बाबू ने बहू को कहा कि सुबह का खाना आप बनाइए, शाम का खाना बेटी को कहा बनाने को। जो भी एक दिन बनाया, उसके बाद वो ऐसा खाना बना कि किसी ने खाया नहीं, और अगले दिन से फिर वही पत्नी किचन में। तो उनको लगता था कि मेरी बात का कोई महत्व नहीं रह गया है, मेरा कोई महत्व नहीं रह गया है, केवल मैं एक धन कमाने की मशीन रह गया हूँ कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करूँ। कर्तव्य है मेरे, लेकिन मेरे अधिकार कोई नहीं है। एक दूसरी तरफ से देखा जाए तो यहाँ 2 पीढ़ियों का भी संघर्ष है। एक आधुनिक पीढ़ी है जो आज़ादी से रहना चाहती है, रोक टोक पसंद नहीं करती है, और एक पुरानी पीढ़ी है जो चाहती है कि एक तरीके से घर परिवार चले। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वो पुरानी पीढ़ी उतना नहीं महत्व देती है जितना परिवार को इकट्ठा, जो उस परिवार के लिए अच्छा है, उसको महत्व देती है। तो इस तरह से अपनी स्थिति को देखते हुए अंत में गजाधर बाबू ने निश्चय किया कि अब हम परिवार के मामलों में दखल नहीं देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। जब ये लोग इसी में खुश हैं तो वही ठीक है। उनकी चारपाई को बैठक से उठा के पत्नी के कमरे में डाल दिया गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला।
कोई पैसे मांगने आया बेटा, उसको भी दे दिया। बसंती जो पड़ोस के घर में देर शाम तक रुकी, तभी भी नहीं टोका। कि जब बोलने पर, टोकने पर ये बच्चों को बुरा लग रहा है और मुझसे नाराज़ हो जा रहे हैं, कई दिनों तक बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको टोकने से क्या फ़ायदा। लेकिन उनको आश्चर्य इस बात का हुआ कि इसको किसी ने भी इसको नहीं ध्यान में लिया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी नहीं सोचा कि ये क्यों इस तरह से नहीं टोक रहे हैं, क्या बात है, नाराज़ तो नहीं है कहीं। उनकी पत्नी भी बोली अच्छा ठीक है, अब आप ठीक करते हैं कि कुछ नहीं टोक रहे हैं, अब बच्चों का जीवन है, उनको जीने दीजिए। इस तरह भी उन्होंने रहना चाहा कि चलो फिर भी खुशी में हम शामिल हो जाएं। लेकिन जो भी बातचीत, हंसी खुशी का माहौल होता था, जब वो उसमें घुसते थे, आते थे, तो सब एकदम सतर्क हो जाते थे और चुप हो जाते थे कि अरे पापा आ गए, बाबूजी आ गए, और धीरे धीरे वहाँ से खिसक जाते थे। जो उनका सपना था कि बच्चों के साथ, पत्नी के साथ मिलकर मनोविनोद का मौका मिले, हंसी मजाक का मौका मिले, वो 1% भी यहाँ पर आकर के सफल होता हुआ नहीं दिखा उनको। ना करते करते भी अंत में उन्होंने फिर एक बार टोक दिया, जब देखा कि नौकर का खर्चा फालतू है, जब पेंशन पर चलना है, पहले पूरा वेतन मिलता था, पेंशन मिलेगी, तो कुछ तो खर्चा कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने नौकर को हिसाब करके हटा दिया। अब ये जो है, ये परिवार वाले जो बाकी सदस्य के बर्दाश्त की ये चरम सीमा थी। अगर उन लोग की तरफ से हम देखें, पत्नी की तरफ से, बहू की तरफ से, बेटे बेटी की तरफ से, तो वो लोग अपने पिताजी को कह रहे थे अच्छा अब ये कर दिया, अब ये कर दिया। लेकिन जब उन्होंने नौकर को हटा दिया, तब वो लोग अब इससे ज़्यादा वो लोग नहीं चाह रहे थे कि अब इससे आगे कुछ बात बढ़े और बाबूजी और कुछ करें। तो उन्होंने क्या किया, अमर और उनकी बहू, उनकी पत्नी कहने लगे कि हम लोग अलग जा कर के रहेंगे। इस पर फिर उनकी पत्नी ने कहा कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। तो गजाधर बाबू ने सोचा कि नहीं, इससे पहले भी क्या कभी ऐसे बोला उन्होंने कि अलग रहेंगे। तो पत्नी का नहीं, पहले तो अमर मालिक बन के रहता था, बहू मालकिन बन के रहती थी। यहाँ पर उनके दोस्तों का जमघट रहता था, बसंती को भी वही अच्छा लगता था। यानी जो परिवार गजाधर बाबू के बिना पूरी तरह से रच बस गया था, अपने में रम गया था, अब वो गजाधर बाबू के आने से उसको समस्या होने लगी, पूरे परिवार को समस्या होने लगी, उनकी पत्नी को भी समस्या होने लगी। यहीं पर उन्होंने निश्चय किया कि हम उसी वापसी, यही शीर्षक है वापसी, फिर वो उसी जीवन में वापसी करते हैं और राम जी मिल में आवेदन देते हैं, वहाँ उनको नौकरी मिलती है और फिर वो अपना सामान लेकर के चले जाते हैं। वहाँ यहाँ पर देखने की बात है कि कितनी तत्परता से उनके बच्चे एकदम खुश, अंदर से खुश हैं। ये लिखा कहीं भी नहीं है कि वो खुश हैं, लेकिन उनके जो क्रियाकलाप है, वो नरेंद्र खुशी खुशी जा कर के रिक्शा बुला लाया, और जैसे ही रिक्शा जाने लगा वैसे ही अमर की बहू का कहना कि सिनेमा ले चलिएगा ना, और उनका बसंती का कहना कि हाँ हमें भी। उनकी जो पत्नी थी गजाधर बाबू की, उनका सारा मठरी और जो बचा था मिठाई सब ले जाके रखना। और फिर ये वाक्य कि अमर पिताजी के चारपाई निकाल दे कमरे से, उसमें चलने भर की जगह नहीं है। ये वाक्य पूरे गजाधर बाबू के अस्तित्व को इस परिवार में पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि उनकी चारपाई निकाल दे, इसमें चलने भर की जगह नहीं है। ऐसा ही कुछ स्थान गजाधर बाबू का उनके परिवार में हो चुका था। यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। इस वीडियो के अगले भाग में हम इसके शिल्प और कला पक्ष की चर्चा करेंगे।